नमस्कार दोस्तों, रशिया ने एक बोल्ड और कंट्रोवर्शियल पॉलिसी को लॉन्च किया है अपने डिक्लाइनिंग बर्थ रेट को रिवर्स करने के लिए। फीमेल स्टूडेंट्स को कैश इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं अगर वो 24 साल के अंदर अपना पहला बेबी प्लान करे तो। ये पॉलिसी डायरेक्टली टारगेट करती है रशिया के सीवियर पॉपुलेशन क्राइसिस को, जो अब उनके फ्यूचर इकोनॉमिक और सोशल स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट बन गया है। लेकिन क्या ये सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म में इफेक्टिव होगा या नए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा? आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्राइसिस के पीछे के रीजंस, इसका इम्पैक्ट और सॉल्यूशंस की इफेक्टिवनेस को। सबसे पहले ये समझते हैं कि रशिया का पॉपुलेशन क्राइसिस इतना सीवियर क्यों है और इसका असर क्या है। सबसे फर्स्टली कम्स लो फर्टिलिटी रेट्स। रशिया का फर्टिलिटी रेट अब सिर्फ 1.5 चिल्ड्रन पर वुमन है, जो रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से काफ़ी नीचे है। ये गैप पोस्ट सोवियत एरा के बाद इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और लोअर लिविंग स्टैंडर्ड्स के डायरेक्ट इम्पैक्ट की वजह से लगातार बढ़ता गया है। देन कम्स एजिंग पॉपुलेशन। यंग वर्कफोर्स श्रिंक हो रही है और एल्डरली पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज कर रही है। इसका सीधा असर पेंशन्स और हेल्थ केयर सिस्टम्स पर पड़ रहा है, क्योंकि कम लोग ज़्यादा रिटायर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। 2030 तक रशिया की एल्डरली पॉपुलेशन 22% तक बढ़ने का एस्टिमेट है, जो कि लॉन्ग टर्म इंस्टेबिलिटी का एक मेजर रीजन बन सकता है। देन देयर इज हाई मोर्टालिटी रेट्स। पुअर हेल्थ केयर और लाइफस्टाइल डिसीजेज यंग पॉपुलेशन की मोर्टालिटी को और वर्सन कर रहे हैं। ये सिर्फ एजिंग का इशू नहीं है, बल्कि वर्किंग एज पॉपुलेशन पर भी डायरेक्टली असर डाल रहे हैं। बात करें इकोनॉमिक स्ट्रेन की, ये सब फैक्टर्स रशिया की जीडीपी और प्रोडक्टिविटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं। 2023 में जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 1.5% तक लिमिटेड थी और डेमोग्राफिक क्राइसिस इसके मेजर रीजंस में से एक था। अब बात करते हैं इस क्राइसिस के इम्पैक्ट्स की, जो कि सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि सोशल और जियोपॉलिटिकल भी हैं। फर्स्टली देयर इज लेबर शॉर्टेजेस। कम वर्कफोर्स होने की वजह से मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स में डिक्लाइन हो रहा है और इसका असर ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस पर भी पड़ता है। देन देयर आर सोशल स्ट्रेस। फ्यूअर यंगर पीपल का मतलब है वीकर कम्युनिटी नेटवर्क्स और एल्डरली पॉपुलेशन के लिए ज़्यादा आइसोलेशन, जो कि एक और सोशल चैलेंज क्रिएट करता है। फिर आता है नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। मिलिट्री रिक्रूटमेंट के लिए एक हेल्दी यंग पॉपुलेशन का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अब डेमोग्राफिक डिक्लाइन के कारण इम्पैक्ट हो रही है। देन कम्स हेल्थ केयर एंड पेंशन क्राइसिस। डिपेंडेंसी रेशियो, मतलब कि कम लोग ज़्यादा एल्डरली को सपोर्ट कर रहे हैं। ये हेल्थ केयर और पेंशन सिस्टम्स पर प्रेशर बढ़ा रहा है। अब समझते हैं कि रशिया इस क्राइसिस को टैकल करने के लिए क्या स्टेप्स ले रहा है। स्टूडेंट इंसेंटिव्स। फीमेल स्टूडेंट्स अंडर द एज ऑफ 24 उनको कैश रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं फॉर देयर फर्स्ट चाइल्ड। चेलियाबिंस्क रीजन इस पॉलिसी में लीड कर रहा है। देन कम्स द मैटरनिटी कैपिटल। मल्टीपल चिल्ड्रन वाली फैमिलीज को पेरेंटिंग कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा रहा है। देन कम्स द कल्चरल कैंपेन्स। नेशनल मैसेजिंग के जरिए स्पेशली रूरल एरियाज में लार्जर फैमिलीज को प्रमोट किया जा रहा है। देन देयर इज फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज। चाइल्ड केयर फैसिलिटीज और पेरेंटल लीव एनहांस करके एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। अब बात करते हैं इस मूव के पॉजिटिव साइड की और समझते हैं इसके कुछ इमीडिएट और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को। आइए जानते हैं इसकी पॉजिटिव साइड। इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन बर्थ रेट। ये पॉलिसी बर्थ रेट पर एक इमीडिएट इम्पैक्ट डाल सकती है, जो कि शॉर्ट टर्म स्टेबलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। रशिया के डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के ट्रेंड को टेम्पोररीली रिवर्स करने में ये मदद कर सकती है। इकोनॉमिक बूस्ट फ्रॉम यंग फैमिलीज। यंग फैमिलीज के इंक्रीज स्पेंडिंग के जरिए शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक बूस्ट मिल सकता है, जो कि लोकल इकोनॉमीज और कंज्यूमर मार्केट्स को स्ट्रेंथन करेगा। अलाइनमेंट विद नेशनल गोल्स। ये पॉलिसी नेशनल गोल्स के साथ अलाइन करती है, जो पॉपुलेशन स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए इसेंशियल है। लेकिन अगर इस मूव के नेगेटिव साइड की बात करें तो ये पॉलिसीज कुछ अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस भी ला सकती है। जैसे कि बात करें एजुकेशन एंड करियर डिस्ट्रप्शन। स्टूडेंट पेरेंट्स के लिए एजुकेशन और करियर को बैलेंस करना बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है,
जो कि उनके लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। शॉर्ट टर्म फोकस ऑन सिस्टमिक इश्यूज, ये पॉलिसी एक शॉर्ट टर्म फिक्स लगती है जो डीपर सिस्टमिक इश्यूज जैसे कि हेल्थ केयर एक्सेस और वर्क लाइफ बैलेंस को एड्रेस नहीं करती। जब तक रूट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, ये क्राइसिस फिर से इमर्ज हो सकती है। रिस्क ऑफ रीइंफोर्सिंग ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स, इस पॉलिसी के कारण ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स रीइंफोर्स होने का रिस्क है, जिसमें कि पेरेंटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादातर वुमेन्स पर आती है। ये लॉन्ग टर्म सोसाइटल प्रोग्रेस और जेंडर इक्वालिटी के एफर्ट्स को हिंडर कर सकता है। अब समझते हैं इस पॉलिसी के कुछ थ्रेट्स और कुछ बेटर ऑल्टरनेटिव्स जो कि रशिया के लिए ज़्यादा इफेक्टिव और सस्टेनेबल हो सकते हैं। थ्रेट्स जैसे ओवर डिपेंडेंस ऑन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, रशिया की पॉलिसी हेविली फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पर डिपेंड करती है, लेकिन ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स दे सकती है। टाइम के साथ इंसेंटिव्स का इम्पैक्ट कम हो सकता है अगर डीपर सिस्टमिक इश्यूज को एड्रेस नहीं किया जाए तो। यूथ स्केप्टिसिज्म, एजुकेशन, वर्क और पेरेंटहुड के बैलेंस को लेकर यंग एडल्ट्स के बीच में स्केप्टिसिज्म रह सकता है। ये उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और भी ज़्यादा डीले कर सकता है, जो कि बर्थ रेट्स पर नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। ऑल्टरनेटिव्स की बात करें तो जैसे कि अफोर्डेबल चाइल्ड केयर एंड हाउसिंग पॉलिसीज, रशिया को फैमिलीज़ के लिए अफोर्डेबल चाइल्ड केयर और हाउसिंग ऑप्शंस प्रोवाइड करने चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म में उन्हें एम्पावर करें और इंसेंटिव्स की ज़रूरत कम करें। फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम्स, यंग पेरेंट्स के लिए एजुकेशन और पेरेंटिंग बैलेंस करना मुश्किल होता है। फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम जैसे कि पार्ट टाइम कोर्सेज और ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल्स इंप्लीमेंट करने से ये चैलेंज रिड्यूस हो सकता है। स्किल्ड इमिग्रेशन रिफॉर्म्स, इमीडिएट लेबर शॉर्टेजेस को टैकल करने के लिए स्किल्ड इमिग्रेशन एक इफेक्टिव सॉल्यूशन हो सकता है। इससे वर्कफोर्स एक्सपैंड होगी और इकोनॉमी को शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलेगा। दोस्तों, रशिया के अलावा भी काफ़ी कंट्रीज अपने पॉपुलेशन डिक्लाइन के इशू से स्ट्रगल कर रही है। चलिए देखते हैं कि उन्होंने कैसे सॉल्यूशंस अडॉप्ट किए हैं और उनका इम्पैक्ट क्या रहा है। बात करें जापान की, तो जापान की फर्टिलिटी रेट सिर्फ 1.3 पे है, जो कि रशिया की तरह रिप्लेसमेंट लेवल से काफ़ी नीचे है। ये एजिंग पॉपुलेशन को कॉम्बैट करने के लिए सब्सिडाइज्ड चाइल्ड केयर, पेरेंटल लीव और फैमिलीज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट जैसे पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट कर रहा है। लेकिन कल्चरल रेसिस्टेंस टू इमिग्रेशन एक बड़ा हर्डल बन गया है। इमिग्रेशन को अडॉप्ट ना करने की वजह से वर्कफोर्स शॉर्टेज का इशू अभी भी अनरिजॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल, जापान के सुपर एज सोसाइटी में हेल्थ केयर और पेंशन्स पे प्रेशर कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। बात करते हैं साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया ने तो एक और एक्सट्रीम क्राइसिस फेस किया है। 2022 में दुनिया की लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट सिर्फ 0.78 थी। इस क्राइसिस को काउंटर करने के लिए साउथ कोरिया ने बिलियन स्पेंड किए फैमिली इंसेंटिव्स पर, जैसे कैश पेमेंट्स और चाइल्ड केयर सब्सिडीज। लेकिन लॉन्ग वर्क आवर्स और सोशल प्रेशर्स की वजह से लोग फैमिली स्टार्ट करने से हेजिटेट करते हैं। यूथ के लिए वर्क लाइफ बैलेंस एक मेजर चैलेंज है। फॉर एग्जाम्पल, साउथ कोरिया के अग्रेसिव स्पेंडिंग के बावजूद ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है। बात करें इटली की, तो इटली भी अपने डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन और एजिंग सोसाइटी के साथ स्ट्रगल कर रहा है। ये यूरोप के सबसे ओल्ड पॉपुलेशन में से एक है। फाइनेंशियल एड और पेरेंटल टैक्स बेनिफिट जैसे मेजर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं ताकि फैमिलीज़ को मोटिवेट किया जा सके। लेकिन इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी और हाई अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ये पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल, इटली के यूथ अपने अनस्टेबल फ्यूचर की वजह से फैमिली स्टार्ट करने में डिले करते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट चाइना, तो चाइना जो अपने वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से फेमस था, अब पॉपुलेशन डिक्लाइन को रिवर्स करने के लिए 3 चाइल्ड पॉलिसी प्रमोट कर रहा है। ये पॉलिसीज़ के साथ टैक्स ब्रेक्स और हाउसिंग बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग और अर्बन एरियाज़ में फैमिलीज़ के लिए लिमिटेड स्पेस की वजह से लोग लार्ज फैमिलीज अडॉप्ट करने से हेजिटेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइना का डेमोग्राफिक डिक्लाइन उनके इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक सीरियस चैलेंज बन गया है। तो ये था एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव। हर कंट्री का अपना यूनिक चैलेंज और अप्रोच है। रशिया की तरह इन कंट्रीज़ को भी लॉन्ग टर्म और होलिस्टिक पॉलिसी अडॉप्ट करनी होगी, जो कि सिर्फ शॉर्ट टर्म फिक्सेस पर फोकस ना करे बल्कि सिस्टमिक इश्यूज को सॉल्व करे। आपको क्या लगता है, रशिया और बाकी कंट्रीज़ की स्ट्रैटेजीज़ में क्या सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं? दोस्तों, रशिया की स्ट्रैटेजी उनके सीवियर पॉपुलेशन क्राइसिस को हाईलाइट करती है।
लेकिन शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस के साथ लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर और फैमिली सपोर्ट सिस्टम्स का इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, ये पॉलिसीज़ कितनी इफेक्टिव होंगी? कमेंट्स में हमें ज़रूर शेयर करें।